प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं रहता है और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहते। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में आता है बैक्टीरिया, ब्लूगिन algae, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो जनरली छोटे रहते हैं और उनकी साइज़ कम रहने की वजह से डीएनए कम रहता है, तो फिर वो जल्दी से म्यूटेट कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस ज़्यादा जल्दी करते हैं। दे वेरी इन शेप एंड साइज। प्रोकैरियोटिक सेल के भी बहुत सारे शेप्स रहते हैं और साइज रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल 4 बेसिक है, कॉकक्स, बैसिलस, फिर विब्रियो और स्पाइरलम। ये जो कॉकक्स है वो स्पेरिकल शेप का है, बैसिलस जो रॉड लाइक शेप का है, विब्रियो जो कॉमा शेप का है, स्पाइरलम ऐसे स्प्रिंग के जैसा, स्पाइरल के जैसा है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवलप, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने वाला है। फिर मीजोजोम और क्रोमेटोफोर। मीजोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फिर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब जो ग्रोथ है वो अंदर के साइड को ग्रोथ होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर। आगे पढ़ेंगे। फिर क्रोमेटोफोर्स आ गया, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, फ्लैजेला, फिर पिलाए, फिम्ब्रिए, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, ये आगे है पूरा। फिर सेल वॉल। और सेल वॉल के 3 लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे आउटर है, सेल वॉल जो मिडल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनर है। जो सबसे क्लोज टू साइटोप्लाज्म कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सबसे पास में है। ठीक है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसके भी 2 टाइप्स है, मतलब वो 2 मॉडिफिकेशन शो करते हैं। पहला एक स्लाइम लेयर है और दूसरा एक कैप्सूल है। स्लाइम लेयर जो है वो ऐसे लूजली अरेंज मतलब अटैच रहता है, जो कैप्सूल है वो थिक अरेंज रहता है। फिर कैप्सूल जो है वो स्मूथ रहता है, स्लाइम लेयर स्टिकी रहता है। फिर कैप्सूल टाइटली बाउंड रहता है, स्लाइम लेयर लूज बाउंड रहता है। फिर कैप्सूल पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बनने वाली रहती है, मेनली पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से। कौन? कैप्सूल। और जो स्लाइम लेयर है वो लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। कैप्सूल बना है पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, और ये स्लाइम लेयर बना है लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। फिर कैप्सूल जो रहता है थिक रहता है, टफ रहता है, गमी इन नेचर। हाँ, और जो स्लाइम लेयर रहता है वो नॉट थिक और गमी। ठीक है, मतलब वो थिक नहीं रहता है ज़्यादा। फिर कैप्सूल का फंक्शन है एडहेशन, मतलब वो ऐसे पकड़ के रखने के लिए, चिपका के रखने के लिए काम में आता है। और फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस एंड एंटीबायोटिक। अब जो कैप्सूल है वो टफ है, तो फिर उसके अंदर ना कोई भी एंटीबायोटिक नहीं जा सकता बैक्टीरिया के अंदर, उसके लिए काम में आता है। जो फैगोसाइटोसिस है ना, मतलब वो उसमें कैसे प्रोटेक्ट करता है कैप्सूल की जो कवरिंग है वो मतलब स्ट्रांग रहती है, और जो भी ऑर्गेनिज्म उसको खाएगा तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। ठीक है। स्लाइम लेयर का भी काम एडेशन है। फिर डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, क्यों? वो मतलब वाटर लॉस को अवॉइड करता है। हाँ, स्लाइम लेयर। फिर प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वायरल अटैक। ठीक है। फिर ये ग्लाइकोकैलिक्स का था। फिर सेल वॉल जो है मिडल वाली लेयर है और ऑल प्रोकैरियोट्स, मतलब सारे प्रोकैरियोट में दिखती है। ग्लाइकोकैलिक्स एक मॉडिफिकेशन है जो कुछ इसमें दिखते हैं। फिर सेल वॉल का फंक्शन है एक शेप ऑफ सेल प्रोवाइड करता है, मतलब सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर वो सेल को बर्स्ट होने से रोकता है, मतलब अगर सेल में ज़्यादा कुछ सामान आ गया तो फिर सेल फूट जाएगा, तो फिर उसे अवॉइड करने के लिए सेल वॉल रहता है। ठीक है। सेल वॉल बना है पेप्टाइडोग्लाइकन से। देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन बना है प्रोटीन और शुगर से। ठीक है। अभी ग्लाइकन मतलब शुगर, अभी शुगर ज़्यादा अमाउंट में रहता है, इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकन। जो इससे जो मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन का जो अरेंजमेंट है उसको म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन उसका अरेंजमेंट म्यूरिन और म्यूरोपेप्टाइड। फिर ग्लाइकन इज बैकबोन मेड अप ऑफ NAG एंड NAM। अभी जो NAG है वो N एसेटाइल ग्लूकाजामाइन है,
और एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, मतलब NAG मतलब एन एसिटिल ग्लूकाजामाइन, और NAM मतलब एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। फिर वो जो जॉइंट रहता है उन दोनों के बीच में का बॉन्ड रहता है, उसको β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। फिर थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो कुछ चीज़ें सिर्फ कुछ एक मतलब सिलेक्टेड चीज़ें ही वो ऐसे अंदर ले सकती है, बाकी का मतलब बाकी का सारा सामान वो अंदर नहीं आने देती है और कुछ चीज़ें अंदर आने देती है। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। अभी यूकैरियोट्स में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोट्स में भी है, वो दोनों आसपास सेम ही है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, फोटोसिंथेसिस और सेल वॉल कंपोनेंट सिंथेसिस, ठीक है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल कंपोनेंट सिंथेसिस। ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल वॉल कंपोनेंट सिंथेसिस। अभी एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम, तो उसने क्या किया, एक मतलब जो भी बैक्टीरिया पे अगर अपन ने कोई मतलब ये डाल दिए, कुछ कलर डाल दिया, अगर वो स्टेन पकड़ता है तो फिर उसको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और स्टेन नहीं पकड़ता है तो ग्राम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। फिर ग्राम पॉजिटिव क्या रहता है, जो स्टेन पकड़ता है उसके ऊपर एक सिंगल लेयर वॉल रहती है, ठीक है। मतलब एक सिंगल लेयर रहती है, और जो वो ये रहती है ना पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, तो फिर वो बड़ी हो जाती है, मतलब हाँ पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसे थिक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है, तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा सा होके वो थिक बन जाती है, पर वो ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है। फिर इसमें ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम सेल कैप्सूल एब्सेंट रहता है, ठीक है। फिर हाँ, अभी अगर वो सिंगल लेयर्ड है तो फिर अदर मतलब एंटीबायोटिक्स ज़्यादा अंदर आ सकते हैं उसके, और फिर उसका DNA चेंज करके उसको मार सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो वीक इन नेचर है और सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक है, एग्जाम्पल उसका बैसिलस। और फिर ग्राम नेगेटिव ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं पकड़ते हैं, जिसकी आउटर लेयर बनी है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में कैप्सूल प्रेजेंट रहती है, लेस सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। अब ग्राम नेगेटिव में कैसा रहता है, 2 लेयर रहता है। एक पहला तो पेप्टाइडोग्लाइकन और उसके ऊपर रहता है लिपिड और प्रोटीन वाली। अब वो 2 लेयर रहे तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगा, तो फिर वो स्टेन को अंदर नहीं जाने देता है, और फिर जितने भी एंटीबायोटिक्स है वो भी अंदर नहीं जा सकते, तो फिर वो लेस सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स है, एग्जाम्पल उसका ई कॉल है, ठीक है। हाँ, टोटिपोटेंसी मतलब सेल विच फॉर्म ऑल टाइप ऑफ सेल, एग्जाम्पल इन प्लांट। अब अगर देख लो, अगर मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। जैसे कि अगर अपन ने कुछ प्लांट का एक देखो स्टेम ले लिए, तो उससे रोज़ का प्लांट का स्टेम ले लिए तो वैसे पूरा आ जाता है ना प्लांट, तो फिर वैसा ही एक चीज़ से पूरा प्लांट या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। फिर ठीक है, हो गया। हाँ, अभी डायरेक्शन, कोसाइन या फिर रिजोल्यूशन फिजिक्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसमें क्या है, जो मतलब एक अगर अपने को एक ऐसा XY प्लेन दे दिया, अगर वहाँ से एक ओरिजिन से एक वेक्टर जा रहा है कोई भी, तो फिर जिससे वो एंगल बनाएगा वो वाला हो गया, मतलब उसका कॉस थीटा वाला। मतलब अगर देखो अभी ए वेक्टर एक बीच में से जा रहा है, तो फिर जो वाई एक्सिस की तरफ, मतलब देखो अभी समझो अगर XY प्लेन है ऐसा, तो फिर वहाँ से बीच से एक जाएगा, मतलब कुछ तो ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ तो वेक्टर जाएगा, तो फिर वो वेक्टर का जो
एक्स एक्सिस से जो मतलब उसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब पार्ट। अभी अगर एक वेक्टर है, उसके अगर तुम हेड को एक्स एक्सिस से मिला दो, मतलब डॉटेड लाइन से, हाँ, सिर्फ वैसा किए, तो फिर जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जो फिर बेस है वो हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर ए एक्स, ठीक है, और जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो ए वाई, ठीक है। फिर अब अगर एंगल ना एक्स एक्सिस से बना रहा है तो फिर एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस से बना रहा है तो फिर जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है वो बन जाएगा कॉस थीटा। मतलब अभी अगर अपने को वैल्यू निकालना है ए एक्स की, तो फिर वैल्यू ए एक्स की हो गई ए कॉस थीटा, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। और जो ए वाई है जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो हो गया ए साइन थीटा। अगर इसी जगह पे वाई एक्सिस से अगर ए वेक्टर पे कुछ एंगल थीटा बनाया तो फिर ए वाई हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे एंगल नहीं बना रहा है तो फिर वो हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, अगर देखो अगर अपन एक आदमी ऐसा चल रहा है तो फिर वो ऐसा हॉरिजॉन्टली चलेगा, तो फिर क्वेश्चन आता है कि एक आदमी सीधा चल रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। वो सीधा चल रहा है, हवा में थोड़ी जा रहा है, तो फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। और फिर अगर मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है या फिर वेट है, तो फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछेगी, क्योंकि मास हमेशा नीचे जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है क्योंकि वो नीचे जा रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। फिर अगर अपने को दे दिया ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स कॉमा ए वाई, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट दे दिया, अगर उसके बीच का थीटा निकालना है तो फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपन ए एक्स, ठीक है। हो गया। आइसोमेरिज्म मतलब जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि देखो अगर अपने को मतलब CH3 CH2OH दिया है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6O। और अगर CH3 फिर O फिर CH3, तो फिर उसका भी सेम है C2H6O। फिर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, नेमिंग अलग है, इसलिए उसको आइसोमर बोलते हैं। अब आइसोमर के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब आइसोमर में भी डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अभी आइसोमर में कुछ एक ना एक चीज़ डिफर होती है, मतलब कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि पहला एक केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा एक फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा है नेचर ऑफ बेंडिंग लाइट। केमिकल प्रॉपर्टी तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन चेन के ऊपर रहती है, और नेचर ऑफ बेंडिंग लाइट किसी पे नहीं। फिर आइसोमेरिज्म दो टाइप के, स्ट्रक्चरल उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, और दूसरा है स्टेरो आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्टेरो आइसोमेरिज्म में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल उसको उसके सब टाइप्स है, कैसा है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। अभी उसकी ट्रिक क्या है कि रीटा के फैमिली मेंबर्स कॉप, मतलब पहला रिंग चेन, फिर टॉटोमेरिज्म, फिर एफ मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर एम मतलब मेटामेरिज्म, कॉप वाला सी मतलब चेन आइसोमेरिज्म, और पी मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये लर्न करना पड़ेगा। फिर स्टीरो आइसोमेरिज्म के भी दो टाइप्स है, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशनल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में भी दो टाइप्स है, सब टाइप, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल 12th में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो, तो अभी पहला है चेन आइसोमेरिज्म मतलब एक समझो अगर अपना एक स्ट्रेट चेन है, पैरेंट चेन, अगर उसमें कार्बन कम हो गए तो फिर वो हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। या एक एग्जांपल देखो, अगर आपने लिया एक ब्यूटेन, हाँ, वो स्टार्ट ब्यूटेन से होगा, तो फिर अगर आपने 4 कार्बन का ब्यूटेन लिया, अगर उसके लास्ट कार्बन को आप सेकंड पे रख दो
तो फिर मेन चेन जो होगी प्रोपेन होगी, ठीक है। तो फिर वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसका, तो फिर वो एक चेन आइसोमर है, ठीक है। और क्या रहता है, एक वो मतलब पैरेंट चेन और दूसरा साइड चेन। अगर आपने साइक्लोब्यूटेन लिया और उसके ऊपर एक इथाइल लिया, फिर इथाइल लिया एक बराबर, ठीक है, इथाइल वाला। अगर आपने इथाइल में 2 कार्बन रहते, उसका एक कार्बन लेके अगर आपने दूसरी जगह पे लगा दिया, तो फिर वो आइसोमर हो जाएगा। मतलब चेंज इन पेरेंट चेन और चेंज इन साइड चेन को बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। फिर अभी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म। देखो अभी अल्केन में कम से कम 4 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर अल्किन में भी 4 चाहिए, अल्काइन में 5 चाहिए, ठीक है। फिर अल्कोहल में 4 चाहिए कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 चाहिए, ठीक है। फिर अभी नंबर ऑफ चेन आइसोमर, अभी ये लर्न करना पड़ेगा। देखो पहला 1 कार्बन में तो कुछ नहीं रहता है, 2 कार्बन में भी नहीं रहता है चेन आइसोमर, 3 में भी नहीं रहता है, 4। अभी जो C4H10 है उसके कितने आइसोमर बनते हैं, 2, एक तो स्ट्रेट चेन और फिर एक सेकेंड पे ब्रांच, ठीक है। फिर 5th है C5H12, इसके 3 आइसोमर बनते हैं, एक स्ट्रेट चेन आती है, फिर एक चेन 4 कार्बन की, उसके सेकेंड कार्बन पे बॉन्ड, और फिर और एक आता है, अगर आप वो 4 कार्बन में से 1 कार्बन लेके उसी सेकेंड कार्बन पे लगा दिए, तो फिर आता है उसका एक प्रोपेन रिंग और उस पर डायमिथाइल आता है सेकेंड इस पे। अब फॉर C6H14 के 5 आइसोमर आते हैं, ठीक है। पहला तो एक स्ट्रेट चेन, फिर दूसरा सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन और पेंटेन की चेन, फिर ब्यूटेन की चेन पे सेकेंड कार्बन पे डायमिथाइल, फिर तीसरा है पेंटेन की चेन पे थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल, और लास्ट वाला 5th वाला है एक ब्यूटेन की चेन, उस पर सेकेंड पे एक मिथाइल और थर्ड पे एक मिथाइल, ठीक है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, C6H14 का 5 आइसोमर बनते हैं। फिर C7H16 के 9 बनते हैं, ठीक है। और साइक्लोपेंटेन के बनते 4। अभी साइक्लोपेंटेन कैसा ऐसा घर के शेप का रहता है, ठीक है। फिर उसका अपन एक साइक्लोब्यूटेन बना सकते, एक मिथाइल लगा सकते, या फिर एक प्रोपेन बना सकते, उस पर एक इथाइल लगा सकते, एक साइक्लोप्रोपेन बना सकते, उसी एक ही पॉइंट पे डायमिथाइल लगा सकते, या फिर एक साइक्लोप्रोपेन लेके एक कार्बन पे एक मिथाइल, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल, तो फिर साइक्लोपेंटेन के आते हैं 4, ठीक है, आइसोमर। केमिस्ट्री हो गया। अभी फिजिक्स का इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन मतलब क्या रहता है, इंटीग्रेशन मतलब ही एरिया मल्टीप्लाई या फिर डाटा एक्यूमुलेटेड। इंटीग्रेशन मतलब कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ, अगर कुछ जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, अगर कुछ जमा हो रहा है तो किसी 2 चीज़ के मल्टीप्लाई से होगा। तो फिर देखो वर्क कैसे बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जमा होने से, मतलब मल्टीप्लाई होने से बनता है। फिर इंटीग्रेशन से ही इंटीग्रेशन इक्वल टू एरिया रहता है। फिर अगर देखो अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है। अभी जो एरिया है ना वो भी कुछ रिप्रेजेंट करता है। समझो अगर x और y एक्सिस एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वहाँ से आप कुछ एक फिगर ड्रॉ करके उसका एरिया निकालोगे तो फिर वो भी कुछ क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी। देखो अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप उसका रेक्टेंगल वाला एक शेप निकालोगे तो फिर जो अंदर का जो है मतलब एरिया है वो रेक्टेंगल का, वो वर्क रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर स्पीड और टाइम के अंदर का जो अगर एरिया निकालोगे तो वो आएगा, ट्रायंगल निकालोगे तो हाफ इंटू टाइम इंटू स्पीड, पर हाफ एक कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। देखो अभी इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, अगर अपने को नॉर्मल किसी शेप का अगर ये मालूम है कि एरिया क्या है, देखो जैसे अपने को मालूम है ट्रायंगल का रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायर का रहता है ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ
a⁴, ठीक है। फिर अगर आपने को ऐसा नॉर्मल मालूम है तो फिर एरिया की मतलब इंटीग्रेशन की गरज क्या है। अभी अगर आपको कोई इरेगुलर शेप दे दिया, मतलब ऐसे स्लाइड के जैसा शेप दे दिया, इसका एरिया निकालो बोले, तो फिर उसके लिए लगता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पहली बात हो गई। फिर और अगर कोई दूसरी चीज़, मतलब दूसरी बात है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे दो चीज़, अगर उसमें से कोई एक वेरिएबल है, मतलब तो इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर आपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, अगर आपने को डायरेक्ट स्पीड और टाइम की वैल्यू दे दी है, स्पीड 10 है, टाइम 6 है, अपन निकाल सकते हैं 60, तो फिर इसमें इंटीग्रेशन यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। पर अगर आपने को वही दे दिया स्पीड इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और फिर स्पीड की वैल्यू दे दी 0 to 10 इसके बीच में, और टाइम कांस्टेंट दे दिया, एक वेरिएबल चाहिए तो स्पीड को वेरिएबल ले लिए 0 to 10 के बीच में, टाइम 6, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एस वेरिएबल मतलब स्पीड वेरिएबल, ठीक है। और एक एग्जांपल, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स की वैल्यू दे दी अपने को 5 न्यूटन से 12 न्यूटन के बीच में, तो ये वेरी करता है। और फिर स्पीड दे दी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे दिए 5, तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। हो गया, फिजिक्स भी खत्म, इतना ही था इंटीग्रेशन वाला। अभी सिमेट्री पढ़ेंगे बायो में, एनिमल किंगडम में। और देखो सिमेट्री क्या रहती है, अगर अपन बॉडी को किसी हाफ से काटेंगे तो फिर वो ऐसे इक्वल पार्ट्स में कट रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए सिमेट्री रहता है। अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ द बॉडी पार्ट इन डिफरेंट रीजन एंड डायरेक्शन। सिमिलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, अभी ये मेन डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज पोजिशन ऑफ ऑर्गन इन डिफरेंट डायरेक्शन और रीजन और लोकेशन विद इन एनिमल। सिमेट्री मतलब इट इज डिफाइंड एज पोजिशन ऑफ ऑर्गन, इट इज डिफाइंड, सिमेट्री इज डिफाइंड एज पोजिशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का पोजिशन किस किस जगह में, मतलब किस डायरेक्शन में, किस लोकेशन में, वो एनिमल के अंदर बताने के लिए सिमेट्री यूज़ करती है। अब सिमेट्री के चार टाइप्स होते हैं, देखो। पहला असिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल, तीसरा बायलैटरल सिमेट्री, और फोर्थ है बायरेडियल सिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्री, अभी एसिमेट्री नाम से ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ए मतलब नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। फिर व्हेन ऑर्गेनिज्म कट फ्रॉम एनी प्लेन, ठीक है, कोई भी प्लेन से काटो वो कोई सिमेट्री शो नहीं करता है, मतलब एब्सेंस ऑफ सिमेट्री है, तो फिर वहाँ पे बोलेंगे एसिमेट्री। जैसे एडल्ट पोरीफेरा में होता है, जो स्पॉन्जेस रहते हैं ना वो बड़े वाले, हाँ ऐसे छोटे नहीं, एडल्ट पोरीफेरा, तो फिर वहाँ पे एसिमेट्री शो करता है, इरेगुलर शेप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। फिर रेडियल सिमेट्री, अभी रेडियल वर्ड कहाँ से आया, रेडियल वर्ड आया है रेडिएशन से, ठीक है। रेडिएशन कैसे हर डायरेक्शन में जाते हैं, तो फिर ऐसा समझ लो कि आप उस ऑर्गेनिज्म को कोनते भी प्लेन से काटो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहाँ से मर्जी है वैसे काटो, तो वो एक ही मतलब सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। तो फिर उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडिएशन कैसे हर डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे अपन हर डायरेक्शन से उसको कट कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री प्लेन पासिंग थ्रू द ऑर्गेनिज्म कट इनटू इक्वल हाफ्स। एग्जांपल देखो, अभी इसके रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल, पहले का क्या था, एसिमेट्रिकल का एडल्ट पोरीफेरा, ठीक है। अभी रेडियल में आ गया टिनोफोर्स, एडल्ट इकाइनोडर्म्स और सिलेंट्रेट। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल टिनोफोर, सिलेंट्रेट और एडल्ट इकाइनोडर्म्स। अभी इकाइनोडर्म्स मतलब देखो स्टारफिश, ठीक है, वो भी एडल्ट वाले। क्या क्या एग्जांपल है, टिनोफोर, सिलेंट्रेटा, एडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है। ये कहीं से भी कट करो वो सेम ही दिखेंगे, ठीक है। फिर बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब ऐसी सिमेट्री जो सिर्फ बीच से काटने पे सेम दिखता है ऑर्गेनिज्म। देखो अभी बाय मतलब दो, ठीक है, वो मालूम होगा। अगर ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्केलेटन है, अगर अपन इस स्केलेटन को बीच से काटेंगे तो फिर ये बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो फिर ये होगा बायलैटरल सिमेट्री, मतलब बीच से सिर्फ एक ही प्लेन रहता है, मतलब सिर्फ उसको सीधा या टेढ़ा ऐसे काटोगे तो फिर सिमेट्री मिलेगी, वरना दूसरे साइड से काटोगे नहीं मिलेगी।
देखो इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री देयर इज ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू एनिमल कट इनटू टू इक्वल हाफ, देखो दो इक्वल हाफ्स में। एग्जांपल है आर्थ्रोपोड, एनेलिडीज और कॉर्डेट्स। अभी कॉर्डेट में हम ह्यूमन आ जाएंगे, अभी स्कल देखा वो ह्यूमन का ही है, ठीक है। फिर कॉकरोच आ जाते हैं और बहुत सारे, ठीक है। जैसा जैसा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है वैसे वैसे वो सिमेट्रिकल बनते जाता है, ठीक है। फिर बायरेडियल सिमेट्री। अभी बायरेडियल का कैसा है मालूम है क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बायरेडियल मतलब अगर देखो एक ऑर्गेनिज्म ले लिए, उसका एक एनसीईआरटी में डायग्राम है, वो कैसा है, एक गोल है और उसके ऊपर ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर है। अगर आप गोल वाला पार्ट पहले लोगे बिना धागों को, ठीक है, तो फिर उसको अपन रेडियल सिमेट्री बोल के कहीं से भी काट सकते हैं। पर अगर आप लेटर मतलब वो धागे ले लिए तो फिर सिर्फ लेटरल साइड है उसकी काटने के लिए, बीच से ही काटना पड़ेगा अपने को, तो फिर ये होगा बायरेडियल सिमेट्री, ठीक है। नो अभी जो दो प्लेन है उसके पीछे सिमेट्री नहीं है, ठीक है। फिर न्यूरल सिस्टम को ही बोलते हैं एक्टोडर्म्स, ठीक है। फिर अभी जर्म लेयर के, अभी जो जर्म लेयर है वो गैस्ट्रोला स्टेज में ओपन होता है। जैसे अभी पहले बताया था प्रोटोस्टोमस, ये प्रोटोस्टोमस क्या होता है, जो अपने ये मतलब प्रिमिटिव गट रहता है ना, तो फिर वहाँ पे अगर पहले माउथ डेवलप हुआ बाद में एनस डेवलप हुआ तो फिर उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमस, ठीक है। और अगर पहले एनस डेवलप हुआ फिर माउथ हो गया तो वो होगा डायस्टोमस, ठीक है। वो गैस्ट्रुला स्टेज में है, गैस्ट्रुला एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है। अभी यहाँ पे भी जर्म लेयर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब गैस्ट्रुला स्टेज में ही है। तो फिर जर्म लेयर में कैसा रहता है, अगर 3 जर्म लेयर आ गए, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अगर ये तीनों जर्म लेयर ग्रो हो रही है तो वो होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ट्रिपल मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब फॉर्म होना, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर फॉर्म होती है। और अगर 2 जर्म लेयर हो गए तो डिप्लोब्लास्टिक होता है। अभी अपने मतलब क्या रहता है मालूम है क्या, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये हर ऑर्गेनिज्म में रहता है, ठीक है। पर जो मेसोडर्म है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब पहले कैसे था, मेसोडर्म बराबर डेवलप नहीं था, पर जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं अपन तो फिर मेसोडर्म डेवलप हो गया। तो फिर जिन ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म डेवलप नहीं हुआ, अनडिफ्रेंशिएटेड है, तो फिर उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। एनसीईआरटी में डायग्राम है वहाँ पे दिखेगा, एक साइड में डिप्लोब्लास्टिक, एक साइड में ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल है सिलेंट्रेट, ठीक है। ठीक है, हो गया, इतना ही था। एनिमल किंगडम ख़त्म, मतलब आज का। आज केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा लिया नहीं, मतलब ये अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो फिर केमिस्ट्री का आज कुछ नहीं है। आज के इतना ही, बाय।